जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए भी एक मुलाकात जरूरी है। तो आप सभी मेरे से मुलाकात करते रहेंगे एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में, और मेरा भी कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता जाएगा, आप सभी को सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों हमारा तो यही कहना है कि हर दिल भी रोया हर महफिल भी रोई, हर दिल भी रोया हर महफिल भी रोई, जहां डूबी थी अपनी कश्ती वो हर साहिल भी रोया। अरे इतना प्यार भर दो जमाने में, अरे इतना प्यार भर दो जमाने में कि कत्ल करके एक बार आपका कातिल भी रोए। तो दोस्तों मैं हूं ओपी डाका, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अपन ने पीछे वाली साइंस की जो कक्षा थी अपनी, उसमें रासायनिक गैस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, और रासायनिक गैस के कुछ तथ्य हैं वो अपन ने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद आगे अपन रासायनिक गैस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो देखिए भाई, एक बार मैं कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, आप सभी बच्चे साथ साथ में रिपीट करते जाएंगे। अगर आपको ये पूछे विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, भाई विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है भाई, आर्गन, ठीक है। उसके बाद ट्यूबलाइट का पूछे, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है भाई, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन प्लस पारे की वाष्प है। ध्यान देना दोस्तों, पारे की वाष्प मर्क्यूरिक ऑक्साइड को बोलते हैं, और धातु है, धातु में अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, और पारा धातु की अधिकता से मिनी मादा नामक रोग होता है। ध्यान रखना भाई, पारा धातु की अधिकता से कौन सा रोग होता है आपका, मिनी मादा नामक रोग होता है। उसके बाद देखो अगली गैस आपकी एथिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका प्रयोग करते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका प्रयोग करते हैं भाई, एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एसिटिलीन, एसिटिलीन किस में करते हैं भाई, वेल्डिंग करने में, समझना ध्यान से, वेल्डिंग करने में या धातुओं को जोड़ने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ में ऑक्सीजन गैस भी काम में आती है। तो एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन गैस का प्रयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है। उसके बाद देखो मच्छरों को भगाने वाली दवा, मच्छरों को भगाने वाली दवा का नाम क्या होता है, मच्छरों को भगाने वाली दवा, मच्छरों को भगाने वाली दवा उसका नाम होता है एथ्रिलीन। मच्छरों को भगाने वाली दवा का नाम क्या होता है आपका, एथ्रिलीन होता है। एक आपको मुझे मलेरिया के मच्छरों को नष्ट करने में, मलेरिया के मच्छरों को नष्ट करने में DDT व BHC का छिड़काव करते हैं भाई, किसमें, मलेरिया के मच्छरों को नष्ट करने में, मलेरिया के मच्छरों को नष्ट करने में। समझना भाई ध्यान से, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। उसके बाद आपको ये भी बताया था कि मलेरिया की दवा का जो नाम होता है उसका नाम कुनेन होता है, जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया की दवा का नाम क्या होता है, कुनेन होता है, जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आगे देखेंगे, एक पौधों के लिए वर्दी हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीन सर्वप्रथम खोजा गया था भाई। पौधों में वर्दी के लिए हार्मोन जो है उसका नाम आपका ऑक्सीन। उसके बाद एक है मस्टर्ड गैस, एक है मस्टर्ड गैस, एक है ल्यूसाइड गैस, एक है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ध्यान में रखना भाई, एक तो मस्टर्ड गैस है, एक ल्यूसाइड है, एक मिथाइल आइसोसाइनाइड है। मस्टर्ड गैस जो है इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध में छोड़ी गई जहरीली गैस, प्रथम विश्व युद्ध में छोड़ी गई जहरीली गैस कौन सी है भाई, मस्टर्ड गैस। 1914 से 18, 1914 से 18, ठीक है भाई।
और द्वितीय विश्व युद्ध में छोड़ी गई जहरीली गैस है आपकी ल्यूसाइड। द्वितीय विश्व युद्ध में छोड़ी गई जहरीली गैस का नाम है ल्यूसाइड। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस कांड है। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था किसका भाई? मिथाइल ध्यान में रखना, मिथाइल भोपाल गैस कांड 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। आप सभी को पता होगा, जीके में पढ़ा होगा आपने। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध में छोड़ी गई जहरीली गैस जिसका प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था, उसका नाम क्या है आपका? मस्टर्ड गैस। और द्वितीय विश्व युद्ध में छोड़ी गई जहरीली गैस उसका नाम आपका ल्यूसाइड गैस। उसके बाद भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भाई। क्लियर है ना? ये ध्यान में रखना आप सभी को भाई, ये तथ्य पूरे जो हैं वो ध्यान में रखने आप सबको। देखिए, अगली गैस की बात करते हैं। अगली गैस अपने नियोन। अगली गैस का नाम आपका नियोन। यानी आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आती है भाई? 10 नंबर पे आती है। इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। लेकिन परमाणु क्रमांक अपन आवर्त सारणी जो पॉइंट आएगा उसमें पूरा क्लियर करेंगे। इनका क्वेश्चन ये बनता है कि कोहरा धुंध के मौसम में पायलटों द्वारा साफ देखने में किसका प्रयोग किया जाता है? कोहरा धुंध के मौसम में, कोहरा धुंध के मौसम में पायलटों द्वारा साफ देखने के लिए, पायलटों द्वारा साफ देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई? नियोन गैस का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है ना। उसके बाद अगली अपन बात करते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में, उसके बाद करते हैं हीलियम गैस के बारे में, ठीक है ना। ये तथ्य आप समझते जाना भाई साथ साथ में। हाइड्रोजन गैस, अगर आपको पहला क्वेश्चन पूछे कि सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा आपका? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा आपका? हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी आवर्त सारणी में ये 1 नंबर पे आता है। अपन ये बोल सकते हैं कि जो प्राचीन आवर्त सारणी है वो तो किसने दी थी? मेंडलीव ने दी थी। और जो आज की है आधुनिक आवर्त सारणी वो मोजले ने दी थी। और मोजले की आवर्त सारणी भी की ये कमी रही है कि भाई हाइड्रोजन का स्थान वो निश्चित नहीं कर पाए कि धातु में लेना है अधातु में लेना है, समझ गए ना। 1 नंबर पे जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें था, 1 नंबर पे आपका मोजले वाले में था। तो मोजले की ये कमी भी रही है। अगर आपको पूछे सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा आपका? हाइड्रोजन। फिर आपको ये पूछे कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को, क्योंकि ईंधनकारी गैसों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखना। और एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई इसका स्थान निश्चित नहीं है। स्थान निश्चित नहीं होने के कारण इसका नाम है आवारा तत्व है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है भाई? हाइड्रोजन को। आवारा तत्व किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं, ध्यान में रखना। अब ईंधन की बात आई तो ईंधनकारी गैसों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम है भविष्य का ईंधन। अब ईंधनकारी गैस में अपन बोल सकते हैं CO+H2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये तो है वाटर गैस। वाटर गैस का सूत्र क्या होता है? CO+H2। एक होती है आपकी भाप गैस। भाप गैस होती है CO+N2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। एक होती है आपकी कोल गैस, एक होती है आपकी कोल गैस, यानी CO+H2+CH4, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होगा?
CH4। इसके बारे में क्वेश्चन में अपन अभी चर्चा करने वाले हैं जब CNG गैस के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा प्रदूषणकारी भविष्य का ईंधन वाटर गैस बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन भाप गैस बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन मेथेन कोल गैस बन जाएगा, ठीक है ना। ये ईंधनकारी गैसें अपन इनको कह सकते हैं। अब देखो इसमें हाइड्रोजन का अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है आपकी, 71% होता है। यानी सूर्य की बात करें तो सूर्य में हाइड्रोजन प्लस है हीलियम और 3% अक्रिय या निष्क्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस। समझना भाई ध्यान से, हाइड्रोजन होता है 71%, हीलियम होता है 26%, 3% जो आ गया वो अक्रिय या निष्क्रिय गैस आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान ये देना कि भाई सबसे पहला मैं कुछ क्वेश्चन जो प्रकाश में आते हैं वो इसमें रिपीट कर देता हूं क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको ये पूछे कि सूर्य कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है तो आएगा आपका नाभिकीय संलयन। सूर्य कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, अर्थात जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़ते हैं एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसका नाम होता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, या योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। अतः अपन बात करेंगे सूर्य कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जहां ये नहीं मिलता है वहां लिख सकते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगर आता है तो अपन ये भी कह सकते हैं कि सूर्य नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। भाई ध्यान में रखना, सूर्य नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखो भाई, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो टाइम कितना लगता है, 500 सेकंड का समय लगता है। यानी 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। क्लियर है भाई, ध्यान रखना 500 सेकंड आपको सीधा भी मिल सकता है। सूर्य जो है वो प्रोटॉन कणों के रूप में गमन करता है। बाकी अपन जब प्रकाश को विस्तार से पढ़ेंगे, प्रकाश जो पॉइंट है प्रकाश की, उसमें आपका कंप्लीट विवरण आ जाएगा, अपवर्तन परावर्तन विवर्तन व्यतिकरण के साथ में बेसिक थ्योरम में मैं आपको क्लियर समझा दूंगा। ये बात नॉर्मली आप ध्यान में रखना कि भाई फोटोन कणों के रूप में जो सूर्य का प्रकाश है वो गमन करता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो कौन सी विधि के द्वारा आता है भाई, विकिरण विधि के द्वारा आता है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो कौन सी विधि के द्वारा आता है, विकिरण विधि के द्वारा आता है और 500 सेकंड का समय लगता है। फोटोन कणों के रूप में गमन करता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अपन ये कह सकते हैं कि इस विकिरण विधि के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है ना। बाकी प्रकाश के वेग की बात जो है वो अपन आगे देखेंगे, अभी तो गैसों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने यहां लिखा 3% अक्रिय या निष्क्रिय गैस होती है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन इसको और पुट कर दूं इसमें कि अक्रिय गैस के बारे में 1-2 क्वेश्चन जो बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। तो देखो भाई 3% अक्रिय गैस जो होती है, अब अक्रिय गैस मुख्यतः कौन सी होती है, एक तो आपकी हीलियम He, एक नियोन Na, उसके बाद आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xe, रेडॉन Rn। मुख्यतः अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन मुख्य अक्रिय गैस हैं। वो कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में अनुपस्थित रहती है, वो कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में अनुपस्थित रहती है, उसका नाम क्या है आपका, रेडॉन। यानी वायुमंडल में अनुपस्थित है, वायुमंडल में अनुपस्थित रहती है भाई। क्लियर है भाई, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं हीलियम के कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप होते हैं।
अगर आपको पूछे सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस, तो आंसर क्या आएगा आपका हीलियम। हल्का तत्व पूछे तो अपन आंसर हाइड्रोजन दे सकते हैं, हल्की गैस पूछे तो आंसर अपन हीलियम दे सकते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है मुख्यतः गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है भाई, गुब्बारों में कौन सी गैस भरते हैं भाई, हीलियम भरते हैं। अगला ये बनता है कि हॉस्पिटल में लगी श्वास नली में, अस्पताल में जो श्वास नली लगाते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस प्रयुक्त होती है, ठीक है ना, जो उनकी सुरक्षा का कार्य करती है। तो ध्यान रखना, एक आता है गोताखोर, गोताखोर में या समुद्र में श्वसन क्रिया के लिए जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस भरी होती है। समुद्र में श्वसन क्रिया के लिए जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस भरी होती है। और सूर्य में हीलियम कितना परसेंट आपको बताया, सूर्य में हीलियम कितना बताया आपका 26%। सूर्य में हीलियम कितना बताया 26%। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है भाई, हीलियम। गुब्बारों में मुख्य रूप से हीलियम, हॉस्पिटल में लगी श्वास नली में ऑक्सीजन के साथ में हीलियम, गोताखोर या समुद्र में श्वसन क्रिया के लिए जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम। और सूर्य में हीलियम कितना होता है भाई 26% होता है। क्लियर है भाई सबको। आगे देखिए, कुछ तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन, सबसे पहला वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है भाई, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। एक आपको पूछे चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी भाई, नाइट्रोजन। यानी एक नाम आता है विकर्त गंधिता, विकर्ती गंधिता। देखो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। विकर्त गंधिता का मतलब किसी वसा युक्त या तेलीय पदार्थों को आप वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध आने लगती है जिसका नाम होता है विकर्त गंधिता। अर्थात विकर्त गंधिता का कारण आपसे पूछे, विकर्त गंधिता का कारण क्या है, तब आएगा ऑक्सीजन। क्योंकि किसी भी वसायुक्त या तेलीय पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखते हैं तो बहुत कम समय में वो खराब हो जाएगा। यदि ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है तब अपन विकर्त गंधिता से बच सकते हैं। तो विकर्त गंधिता से बचने का कारण, विकर्त गंधिता से बचने का कारण कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। और यही कारण है कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। इसी कारण चिप्स या नमकीन की थैली काफी दिनों तक या उसमें जो नमकीन या चिप्स होती है वो काफी दिनों तक खराब नहीं होती है, ध्यान में रखना। एक वायुमंडल में 78% तो आपको बता दिया नाइट्रोजन। कुछ बात आगे तो मैं यही चर्चा कर लेता हूं। नाइट्रोजन तो आ गया 78%, ऑक्सीजन आपका 20.99 यानी अपने लगभग कितना मान सकते हैं आपका 21%, ठीक है ना। अगर आपको पूछे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा, तो कई बार पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत जो है वो वायुमंडल में कितनी होती है, तो 0.03% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस प्रकार जो आपको पढ़ाया गया है उनको बढ़िया तरीके से रिपीट करना भाई, ठीक है ना। और आप एसएससी क्लासेस सीख करके इस यूट्यूब चैनल को सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि जैसे ही साइंस या मैथ की है और कोई जो अपनी क्लास होती है वो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।